हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे और आज का नया टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। तो ये जो प्रॉब्लम है जे एडवांस 2017 में बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक सा एसी का ये प्रॉब्लम है, अल्टरनेटिंग करंट का ये प्रॉब्लम है। इससे हम आज मतलब ये चैप्टर, जैसा कि दोनों चैप्टर को हम साथ लिए हैं, ईएमआई और एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो आज के इस बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आइए हम इसमें देखते हैं। तो इसका वोल्टेज आपको दिया हुआ है। वोल्टेज क्या दिया हुआ है? वोल्टेज इसका वेरी कर रहा है। वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है? तो V दैट इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा इंटू टी। ये वोल्टेज आपको दिया हुआ है। L का वैल्यू, तो L का वैल्यू मतलब इंडक्टर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो हेनरी, और C का वैल्यू कैपेसिटेंस का भी वैल्यू आपको 1 माइक्रो फैराड दिया हुआ है। और R का वैल्यू, तो R का वैल्यू आपको 1 किलो ओम दिया हुआ है, यानी कि 1000 ओम दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है? तो क्वेश्चन में ये है कि आपका 4 ऑप्शन है। इसमें दिया हुआ करंट विल बी इन द फेज विथ वोल्टेज इफ ओमेगा दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है? करंट विल बी इन द फेज विथ वोल्टेज इफ ओमेगा दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 रेडियन पर सेकेंड। अब बी ऑप्शन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन द फेज विथ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी कि वो रेजिस्टेंस है। यानी ये कौन सा सर्किट है आपका? LCR, इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव सर्किट। यानी ये जो प्रॉब्लम है ये आपका कौन सा है? इंडक्टिव, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? सेकेंड वाले में आपसे कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन द फेज विथ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और सी वाले पॉइंट में आपसे कह रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 द करंट फॉलोइंग थ्रू द सर्किट। अब ओमेगा का वैल्यू ये दिया हुआ है, करंट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। तो ये चारों ऑप्शन एक एक करके हमको दोनों सेम फेज में रहे, यानी कि करंट एंड वोल्टेज will be in same phase। तो दोनों का फेज अगर सेम हो, यानी कि दोनों अगर सेम फेज में एग्जिस्ट करता हो, तो अगर हम इसमें बात करें दोनों अगर सेम फेज में है, ऐसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर ले, तो वहां से हम बताएंगे आइदर इज ए कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट या रेजिस्टिव सर्किट। तो सारा बात हम तब करेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है? तो ओमेगा का वैल्यू 1/√LC। ये यहां से हम क्या निकाल लेंगे? ओमेगा का वैल्यू, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, जिससे ये पता चले कि इसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पे इसका, और ये वैल्यू हम निकालते कैसे हैं रेजोनेंस के? तो सिंपल, बहुत बेसिक सा है। इसमें हम क्या करते हैं? ओमेगा इंटू एल का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा सी के बराबर हो जाता है, ओमेगा इंटू से, यानी कि XL दैट इज इक्वल टू XC। अब सिंपल सा बात है, 1 इंटू ओमेगा इंटू एल, इसका वैल्यू आपका आता है, और इसका वैल्यू ओमेगा इंटू सी, 1/ओमेगा इंटू सी। एक कैपेसिटिव है और दूसरा इंडक्टिव है। अब दोनों जब आपस में बराबर हो जाता है, यानी जब दोनों का x, यानी कि जब दोनों आपस में बराबर हो जाता है, इसका आप ऐसा समझ सकते हैं, ये दोनों जब आपस में बराबर होता है तब रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस के वजह से दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, यानी कि ये ओमेगा सी ओमेगा एल के बराबर अगर आ जाए, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू LC दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या आता है? 1/LC
और ये आपका क्या हो जाता है, ओमेगा का वैल्यू 1/√LC। और इसी को हम लोग क्या जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अब इसका वैल्यू निकाल लें। अब अगर इससे ज्यादा हुआ यानी ओमेगा, तो अब ओमेगा का वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लें तो ओमेगा है क्या, √LC। अब सिंपल सा बात है, एल का वैल्यू अगर आप निकालें तो एल का वैल्यू आपको कितना गिवन है, तो एल का वैल्यू आपको गिवन है 1 × 10⁻⁶ हेनरी। अब इसका वैल्यू और सी का वैल्यू यहां से अगर निकाले तो सी का वैल्यू भी आपका दिया हुआ है 10⁻⁶। माइक्रो एक है, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁶। और यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 1/10⁻⁶। और ये आपका आ गया 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। यानी ओमेगा का वैल्यू आपको क्या गिवन है, 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। ये आपका वैल्यू है। तो ये आपका क्या आ गया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, जब यहां पे अगर किसी पे भी है 10⁻, अब इससे अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इससे अगर ज्यादा हुआ तो वो जो सर्किट है, अब इससे ज्यादा अगर हुआ तो वो इंडक्टिव सर्किट बनेगा, और इससे अगर कम हुआ तो वो कैपेसिटिव सर्किट बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका कितना आ गया। और अब ध्यान से देखिए, ओमेगा नोट आपका आ गया। ओमेगा नोट क्या है आपका, ये आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और इससे अगर वैल्यू ज्यादा हो, इससे अगर वैल्यू ज्यादा हो, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से वैल्यू अगर ज्यादा है तो सर्किट क्या हो जाएगा, तो सर्किट हो जाता है इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। और इससे अगर कम हो जाए, यानी इससे वैल्यू अगर कम है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। और इससे वैल्यू अगर ज्यादा हो तो इंडक्टिव सर्किट। तो यही आपका डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन 10⁻⁶ द सर्किट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटिव सर्किट, नॉट एट ऑल। यहां पे क्या हो जाएगा, अगर इससे वैल्यू ज्यादा होगा तो सर्किट बिहेव्स लाइक ए इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। सो डी इज रॉन्ग ऑप्शन। अब इसमें क्या दिया गया है कि द करंट विल बी इन सेम फेज, यानी करंट सेम फेज में होगा जब ओमेगा का वैल्यू 10⁴। एग्जैक्टली नॉट, इट्स वैल्यू इज 10⁶ if current and voltage will be in same phase, so that is absolutely, that is resonance frequency and its value is 10⁶ radian per second. So A is also wrong option. And B, the frequency at which the current will be in the phase with voltage, अब दोनों अगर सेम फेज में होता है वही तो होता है ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या क्या, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर मतलब रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। तो क्या आर से इंडिपेंडेंट है? एब्सोल्युटली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इट डिपेंड्स ऑन ओनली एल, दैट इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड एल कैपेसिटेंस। तो या तो ये कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, इसका कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है, या इसका इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी इसका कैपेसिटेंस इसका इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एब्सोल्युटली राइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। सो बी इज राइट ऑप्शन। और इसमें क्या कह रहा है, एट ओमेगा दैट इज इक्वल टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब क्या है, ओमेगा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ओमेगा का वैल्यू 0 होगा, ओमेगा टेंड्स टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब इसका क्या दिया हुआ है कि अगर ओमेगा 0 हो तो क्या होगा, करंट नियरली टू बी 0। बाकी आपको दिया हुआ है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट नियरली टू द 0, नियरली टू
0। अब हम देखते हैं क्या इसमें कौन सा सर्किट है आपका, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। तो इसके अंदर अगर ओमेगा 0 हुआ तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए रेजोनेंस कैसे होता है, जब XL का वैल्यू यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर जब दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो जाता है तो यहां से आपका रेजोनेंस का ये आपका डेफिनेशन यहीं से आपका बनता है। और यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, आई का वैल्यू, करंट। अब करंट का वैल्यू कैसे आएगा, तो करंट के लिए क्या चाहिए, सर्किट जब ऐसा हो तो करंट के लिए हम क्या लिखते हैं, I दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या हो जाता है, तो यहां पे रेजिस्टेंस होना चाहिए और इस केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा इंटू C, अब इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पे ओमेगा का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, अब यहां पे हम ओमेगा का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 दैट इज एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, V बाय इंफिनिटी, ये तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ है। अब ये अगर 0 हुआ तो 1/इंफिनिटी और समथिंग अपॉन इंफिनिटी दैट इज टेंस टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये ओमेगा का वैल्यू 0 इसमें पुट कीजिएगा तो ओमेगा इंटू एल, यानी ये वाला तो क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप पुट करते हैं, क्योंकि ये एसी सोर्स है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप ओमेगा का वैल्यू हमेशा चेंज कर रहे हैं, मतलब हाफ टाइम पीरियड में एसी सोर्स क्या होता है, हाफ टाइम में अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसी की वजह से इसमें करंट का फ्लो होगा। तो आई अगर ओमेगा ही 0 हो गया, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि ये एसी सोर्स रहेगा ही नहीं, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्या डीसी, डायरेक्ट करंट में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू अगर 0, अब तो इस इक्वेशन में आप डाल दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 1/0, सो 1/0 दैट इज सिंपली इक्वल टू इंफिनिटी और समथिंग अपॉन इंफिनिटी दैट टेंड्स टू 0। सो इसमें क्या कह रहे हैं, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 0, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट नियरली 0, क्या हो जाएगा इसके अंदर, अगर आप क्या ये, हालांकि आपका क्या होता है, जो भी आपका घर में ये डोमेस्टिक यूज के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आपका रहता है, यानी ये फ्रीक्वेंसी आते रहता है तभी तो आपका सर्किट चल रहा होता है। और ये क्या कर रहे हैं हम, ओमेगा का वैल्यू 0 कर रहे हैं। जब ओमेगा 0 हो गया तो ये क्या एसी रहेगा, नहीं, ये डीसी हो जाएगा। डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो डायरेक्शन चेंज किस में नहीं करता है, जब हम डीसी की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, इस पूरे सर्किट में करंट जो होगा यानी करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स सी इज राइट ऑप्शन। सो बी बॉम्बे एंड कलकत्ता इज योर राइट ऑप्शन। ए इसलिए गलत हो जाएगा कि ओमेगा का वैल्यू 10⁶ आया था, और सी और लास्ट वाला अगर इससे वैल्यू यानी ओमेगा नोट से वैल्यू अगर ज्यादा है, यानी ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट, सो दैट सर्किट इज इंडक्टिव सर्किट। अगर इससे ज्यादा है तो ये सर्किट क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा। इट बिहेव्स लाइक ए इंडक्टिव सर्किट। और ओमेगा का वैल्यू इज लेस देन ओमेगा नोट, और ओमेगा नोट का वैल्यू क्या है, तो ओमेगा नोट का वैल्यू आपका ये आपका आ गया है, ये आपका क्या है, ये आपका ओमेगा नोट का वैल्यू है, दैट इज 10⁶ रेडियन पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। तो ये जो आपका वैल्यू ओमेगा का वैल्यू आपका आ गया, तो यहां से आपका क्या आ गया, इससे अगर छोटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा। दिस इज कैपेसिटिव सर्किट। तो ये डी आपका रॉन्ग हो गया, ए भी आपका रॉन्ग हो गया, बाकी बी एंड सी इज योर राइट ऑप्शन। ये तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एसी का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या सीखने को मिला कि ओमेगा चेंज करना जरूरी है अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब अपना हाफ टाइम पीरियड में अपना ये डायरेक्शन चेंज करते रहता है, और अगर ये चेंज नहीं कर पाएगा तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 0 पुट किए, सो देयर इज नो करंट इन इंटायर सर्किट, यानी आई इज नियरली टू बी 0।
और यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इन दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, और जब दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखते हैं और ये जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, यानी कि एक्स एल का वैल्यू एक्स सी के बराबर हो जाए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक्स सी का वैल्यू एक्स एल के बराबर हो, यानी कैपेसिटिव सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो, आप ध्यान से देखिए इसका रेजिस्टेंस ही समझ सकते हैं, हालांकि इसको क्या करते हैं इंडक्टेंस, यहां पे हम बात कर रहे होते हैं, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता, यहां पे इंडक्टेंस होता है। तो एक अगर ध्यान से देखिए ये रेजिस्टेंस जो कि एक्स एक्सिस की तरफ एग्जिस्ट करता है, कैपेसिटेंस जो कि नेगेटिव वाई की तरफ ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये आपका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव सर्किट, और इधर आपका एल होता है। तो इसका जब हम क्या निकालते हैं इंडक्टेंस, इसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, इंडक्टेंस कहते हैं, इंडक्टेंस एक्स। अब ध्यान से देखिए जब कैपेसिटर और इंडक्टर का इंडक्टेंस आपस में बराबर हो जाए, यानी एक्स एल का वैल्यू एक्स सी के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों का इंडक्टेंस जब आपस में बराबर होता है और वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो आपका फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। it is independent of r, absolutely it is independent of r, so B is right option। और यहां पे क्या है, अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर उससे ज्यादा दीजिएगा तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर उससे हम कम देंगे तो क्या हो जाएगा वो सर्किट कैपेसिटिव सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, और उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे रेजोनेंस होगा जहां पे दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो ये भी है करंट, और उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट में क्या होगा करंट विल बी इन द फेज ऑफ वोल्टेज। दोनों अगर सेम फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर मतलब यहां पे करंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज, और उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो जब जैसे भी आपको समझना है समझ लीजिए कि करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए करंट क्या होता है इस केस में, किसमें, जब हम बात कर रहे हैं इंडक्टर, तो करंट जो है π/2 से लीड करता है। अब ध्यान से देखिए इसमें लीड करता है और कैपेसिटर में लैग करता है। इंडक्टर में अब ध्यान से देखिए वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं किस सर्किट की, तो एक आपका आ जाएगा इधर रेजिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस की तरफ, ये आपका इंडक्टर वाई एक्सिस की तरफ, और ये जो नीचे वाला नेगेटिव वाई जो है इधर आपका क्या हो जाता है सी, यानी कैपेसिटर होता है। तो ध्यान से देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में आपको हमेशा इसमें रिलेशन पूछा जाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो इसमें अगर आप देखें तो कैसे होगा, तो वोल्टेज लीड करता है करंट के रिस्पेक्ट में, करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट किधर फ्लो हो रहा है, तो जिधर रेजिस्टेंस है, तो इससे लीड करता है, और कितना से लीड करता है π/2 से, जो कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। और कैपेसिटर लैग करता है, ये आपका क्या करता है लीड करता है, और कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो क्या करता है लैग करता है। तो इसमें लैग करता है और इसमें लीड करता है, दोनों में π/2 से। और जब रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में जाता है। तो अब तक हम क्या सीखे कि इंडक्टर में ये π/2 से लीड करता है, वोल्टेज π/2 से लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू करंट, और इसमें किसमें कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इसको अगर याद रखना है तो L4 इंडक्टर, L4 लीड, C4 अब ध्यान से देखिए C4 कैपेसिटर, तो ये अगर लीड करेगा तो दूसरा लैग करेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं L4 इंडक्टर तो L4 लीड, तो लीड कौन कर रहा है वोल्टेज हमेशा लीड करता है। अब ऐसा भी आप समझ सकते हैं, तो कितना से करता है π/2 से। तो ये क्वेश्चन एक बेसिक सा क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन आपका JEE एडवांस 2017 में पूछा, इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइदर कंसेप्ट इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी,
और एसी किस टाइप से काम करता है, अगर हम उसमें फ्रीक्वेंसी 0 कर दे तो क्या हो जाएगा, तो एसी एसी नहीं रहेगा, वो डीसी बन जाएगा। तो इस टाइप से हम सारे कन्वर्ट किए। और ये आपका क्या है, करंट और वोल्टेज सेम होता है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 1/√LC। तो ये सारा कंसेप्ट आपको इस प्रॉब्लम आपका EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि स्विच S1 और स्विच S2 को हम क्या कर रहे हैं, स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज्ड साइमल्टेनियसली एट t = 0 एंड करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन सर्किट। अब क्या है, यहां से करंट का फ्लो इसमें स्टार्ट हो जाएगा। दोनों स्विच को हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही दोनों को हम मतलब क्लोज कर रहे हैं, यानी इसको क्या कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं। तो करंट में इस पूरा सर्किट में करंट का फ्लो है। तो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन सर्किट, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन सर्किट, बोथ बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, यानी दोनों का EMF अगर इसका V है तो इसका भी V होगा, लेकिन इसका पोलरिटीज अलग अलग है। इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें नेगेटिव टर्मिनल ये है और पॉजिटिव टर्मिनल ये, बस इतना है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी सेम, इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ध्यान से देखिए, एक तो ये आपका L है, यानी कि इसमें इग्नोर आपको करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले ही है, जैसा कि हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दोनों बात बताए थे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक में करंट आप क्या होता है, क्या है, जब दो इस टाइप से आपका एक इंडक्टर ये है जिसका इंडक्टेंस आपका L है, और एक इंडक्टर यहां पे इस टाइप से लगाया गया है, इसका इंडक्टेंस आपको 12 दिया हुआ है। अब क्या है, इसमें चेंज कर रहे हैं हम करंट, और इसमें करंट चेंज होने की वजह से इसमें EMF अगर जनरेट हो रहा है, यानी कि एक में चेंज की वजह से दूसरे में, इसीलिए इसका नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसमें जो अगर हम चेंज करते हैं, करंट का चेंज अगर हुआ तो इसकी वजह से अगर इसमें EMF जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसको क्या कह रहा है कि दोनों को इग्नोर कीजिए, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। इग्नोर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन इंडक्टर, द करंट I इन मिडिल वायर, करंट I इन मिडिल वायर रीचेज एट इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो मिडिल वायर है, ये वाला, इसके अंदर करंट का फ्लो जो है आपका I, इसके बारे में कह रहा है कि I मैक्स का वैल्यू बताइए, यानी कि इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इस सर्किट से इधर से करंट निकलेगा, इस सर्किट से इधर से निकलेगा। अब इसका इधर से करंट अगर निकलेगा तो, और इसका जो करंट का डायरेक्शन है ये कुछ ऐसा है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट है उस पर हमको कमेंट करना है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, एक एक करके आपको वेरीफाई करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां से जो करंट का फ्लो है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है, यानी पोलरिटी दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो करंट का फ्लो हमेशा हम यही शो करते हैं, करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से होता है और नेगेटिव टर्मिनल में वो टर्मिनेट करता है, यानी ओरिजिनेट यहां से करता है। करंट में हम क्या यूज करते हैं, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये शिफ्ट करता है। तो हायर, हालांकि आपको क्या लगेगा, हायर पोटेंशियल तो ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो करंट का फ्लो तो इधर से होना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा, करंट का फ्लो जिधर होता है उसके अपोजिट में हम लोग क्या कन्वेंशन लेके चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो शो करते हैं। इसलिए आपको ये ना लगे कि हायर पोटेंशियल पे तो ये है, लोअर पोटेंशियल पे तो ये है, लेकिन करंट का फ्लो तो इधर होना चाहिए, नहीं, करंट का फ्लो इधर होगा। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा है कि इसमें आप बताइए कि मैक्सिमम, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, दो आपको इंडक्टर इसमें दिया हुआ है, एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, दूसरा का इंडक्टेंस उससे डबल है, 12 है, और इसके हेल्प से आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि मैक्सिमम करंट क्या होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं करंट। तो यहां से सपोज डेट करंट I है, इधर गया, और
इधर से भी करंट आपका आ रहा है, तो एक का करंट को I1 ले लेते हैं। सपोज दैट ये करंट जो है I1 है। अब ये करंट इधर आया, ये दोनों मिल के इधर जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सपोज दैट इसको I2 ले लेते हैं। तो यहां से जो करंट, ये जो दोनों का पोलरिटी यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक का हम I1 ले लिए, एक का I2, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I दैट इज सिंपली इक्वल टू I2, ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है I का वैल्यू, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा I2 माइनस I1। तो यहां से क्या हो गया, I प्लस I1 दैट इज इक्वल टू I2, ये दोनों ऐड करके I के बराबर हो जाता है। फिर यहाँ से करंट इधर जो फ्लो हो रहा है ये आपका I2 है, कुछ करंट इधर गया और बाकी करंट आगे पास कर गया, तो ये हम यहाँ से काम किए। और आपको क्या निकालना है, I का वैल्यू, और यही आपको गिवन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्जिबल मानना है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। इसमें जो करंट का फ्लो है उसका वैल्यू, तो इस सर्किट से जो करंट हुआ वो I1 करंट है, और ये दोनों आपस में मिल जाएगा और ये करंट आपका बनाएगा क्या, I2। तो यहां से I का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। और ये कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव और रेजिस्टिव सर्किट। पिछला वाला जो क्वेश्चन किए थे रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों था, और ये आपका क्या है, LR सर्किट, रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट। और यहां से आपका क्या आ गया, I2 माइनस I1। अब यही आपको निकालना है। अब I1 और I2 कैसे निकालें, अब ये लूप है, ये लूप फर्स्ट, ये लूप आपका सेकेंड है। अब इसमें अगर हम बात करें I का वैल्यू, तो क्या होगा, V/R, क्योंकि इसका दोनों में जो आपको सेल है सेम यूज है, बस ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो V/R 1 के पावर E का पावर माइनस I T बाई टॉ। अब ध्यान से देखिए, T बाई टॉ, और टॉ क्या है, टॉ है आपका टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, यहां से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, V/R 1 का पावर E का पावर माइनस T बाई टॉ। तो यहां से टॉ टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, तो जैसा कि ये सर्किट कौन सा है, LR सर्किट है, तो टॉ का वैल्यू ये आपका टाइम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है, R बाय L, L बाय R। तो इसमें जो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो L बाय R, ये आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो L बाय R, तो यहां से अगर वैल्यू हम निकालें करंट दैट इज इक्वल टू V/R, अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 ये प्लस में होगा, ये आपका माइनस में होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से अगर वैल्यू हम निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस E का पावर माइनस T बाई टॉ, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, E का पावर माइनस T बाई टॉ। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, V/R, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, E का पावर T बाई टॉ, T बाई टॉ, और टॉ का वैल्यू क्या आएगा, तो टॉ का वैल्यू L बाय R, तो ऊपर क्या चला जाएगा, R चला जाएगा और नीचे L रहेगा। और अब एक के केस में 2L हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो दोनों के केस में R ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का आपका क्या हो जाएगा, E का पावर, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो E का पावर T इंटू R बाई 2L, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको अगर हम, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और यहाँ से V/R अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, E का पावर माइनस T इंटू R बाय L अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, I1 है उसका इंडक्टेंस 12 है, तो ये I1 है जो कि आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव वाला था, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका I1 आ गया, ये आपका नेगेटिव आ गया। तो यस, जो पॉजिटिव वाला है ये I1 है, और I1 वाला क्या है, नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऑफ कोर्स नेगेटिव ही रहेगा, तो ये आपका वैल्यू आ गया।
आई का वैल्यू। अब जैसा कि ये आपसे गिवन है कि ये EMI है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का चेंज हम निकालेंगे, DI/dt दैट इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो अगर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों चाहिए तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, DI, यानी इसमें करंट है तो DI/dt, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज कर रहा है, तो DI/dt दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। वहां से हमको क्या निकल जाएगा, वहां से हमको टाइम का वैल्यू निकल जाएगा, और टाइम का वैल्यू उस इक्वेशन में हम डाल देंगे, इस इक्वेशन में। तो क्या आपका आ जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा, आपका करंट का वैल्यू। तो क्या करेंगे, एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है EX का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों तो वही होता है, EX ही होता है। इसको डिफरेंशिएट अगर हम करें तो इसको डिफरेंशिएट अगर करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि मैक्सिमा चाहिए। तो DI/dt यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हम अगर डिफरेंशिएट करें तो DI/dt बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं और इसका वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, और ये आपका वैल्यू क्या है, V/R, ये कॉमन ले लिए। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो E का पावर माइनस T इंटू R/12 ये आपका आ गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x जो t में मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में क्या जाएगा, तो डिवाइड में आपका आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 12, r डिवाइडेड बाई 12 विथ नेगेटिव साइन, ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वापस से आपका क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस t इंटू R/L। अब ये आपका आ गया, ये डिफरेंशिएशन। अब नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो ये आपका वापस से इसका डिफरेंशिएशन वही होगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आपका डिवाइड में आ जाएगा, क्या, तो R/L। तो ये आपका कैंसिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली DI/dt, तो V/R ये आपका कॉमन नहीं रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ये हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। तो E का पावर माइनस T इंटू R/12 और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12/R विथ नेगेटिव साइन, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस में हो जाएगा, E का पावर माइनस T इंटू R/L, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, L/R, ये ऊपर चला जाएगा। और जैसा कि हम बताए हैं, ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, दैट्स इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो ये वाला कैंसिलाइज हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2L/R, E का पावर माइनस T इंटू R/12, ये नेगेटिव साइन है, दैट इज इक्वल टू L/R, E का पावर माइनस T इंटू R/L। तो इससे ये कैंसिलाइज हो जाएगा, ये 2 टाइम्स चला गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा E का पावर माइनस T इंटू R/12 डिवाइडेड बाई E का पावर माइनस T। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस T, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस चला जाएगा, तो T इंटू R/L, और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू इसका निकालें तो आपका क्या, T का वैल्यू बहुत क्लियरली आ जाएगा, क्या,
ई का पावर, तो ये प्लस वाला में आ जाएगा तो r इंटू एल बाई 2l, और ये प्लस हो जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू 1/2। अब दोनों साइड क्या ले लेते हैं, टेक बोथ साइड लॉग। अब दोनों साइड अगर ले रहे हैं टेक बोथ साइड लॉग विथ बेस ई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब ई का पावर लॉग ई, तो ये बेस ई ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ई, और ई का पावर आर इंटू एल बाय 2l, दैट इज इक्वल टू लॉग 1/2। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा r इंटू एल डिवाइडेड बाई 2l, दैट इज इक्वल टू लॉग 1/2। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो r इंटू एल, और ये आपका हो जाएगा दोनों का r t इंटू 2l, तो ये आपका क्या है r इंटू टी, r इंटू टी का वैल्यू ये आपका आ गया, तो t का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 2l बाय r लॉग 1/2। इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ से आपका t का वैल्यू आपका आ गया 2l बाय r। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं log 2 तो नेगेटिव हो जाएगा, और वैसे भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ जो होगा, जो हम यहाँ से निकाले थे i प्लस i1 दैट इज इक्वल टू i2, और यहाँ से i का वैल्यू क्या आया था i2 माइनस i1, जो कि हम निकाले, उसी से i मैक्स का हम वैल्यू निकाले i2 माइनस i1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, i2 माइनस i1 में हम क्या करना चाहिए था i1 माइनस i2, इसीलिए निगेटिव आ गया, और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2l बाय r log 2, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि t का वैल्यू आपका क्या आ गया 2l बाय r log 2, ये आपका वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू आया है, अब इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो यहां से हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, आई मैक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो आई मैक्स का वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे i1 माइनस i2, तो यहां से क्या i1 माइनस i2 हम लिखेंगे, i1 माइनस i2, तो यहां से क्या हो जाएगा v बाय आर, ये तो आपका दोनों में कॉमन ही आया था, e का पावर माइनस t। अब ध्यान से देखिए, इसका भी बेस e ही है, तो यहां से आपका क्या आया था माइनस e का पावर t बाय, ये आपका क्या हो जाता है r बाई 2l, और एक का क्या आ जाता e का पावर माइनस t इंटू r बाई 2l। अब इसमें t का वैल्यू पुट कर देंगे, और t का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका b वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। t का वैल्यू बस इसमें हमको पुट करना है, तो v बाई आर, ये तो बाहर चल ही रहा है v बाई आर। अब t का वैल्यू इसमें क्या रखना है, तो t का वैल्यू आपको रखना है ln बाई 2, तो ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली log 2, और इसका भी बेस e ही है, और इसका भी बेस e है, तो e से e कैंसिलाइज हो जाएगा, 2l से 2l कैंसिल हो जाएगा, r से r, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, और इसमें अगर गया तो 2l से 2l, एक जगह तो r बाय सिंपली l होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 1/2 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये अगर देखें तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, v बाय आर रहेगा, और एक जगह t का वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो l से l कैंसिल हो जाएगा, e का पावर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये भी तो e ही बेस है, और ये आप एक सारा कैंसिलाइज हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, एक का नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस साइन है यहाँ पे, ये आपका माइनस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा log e, और सारा कैंसिलाइज हो जाएगा, ये आपका log 2 बचेगा, और इधर आपका 2 बचेगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा v बाय आर 1/4 माइनस 1/2।
तो सिंपल सा बात है 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा V/R, ये आपका 1/4 बचेगा। तो यहाँ से करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा V/R इंटू 1/4। सिंपल सा बात है V/4R, ये आपका हो जाएगा, यानी B इज योर राइट ऑप्शन। यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो एक जगह सिर्फ log 2 आएगा, और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये आपस में ऊपर चला जाएगा, आएगा 2 log 4 होगा, उसका नेगेटिव करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और एक जगह सिर्फ log 2 आएगा। तो 1/4 माइनस 1/2, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से तो थोड़ा सा ये नेगेटिव आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा 1/2 माइनस 1/4। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से पहला वाले में कैंसिलाइज हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/4। ये आपका B इज वायर ऑफ पैराबोलिक शेप, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप इनिशियली दैट इज इक्वल टू y बराबर x²। तो इसका शेप कुछ ऐसा है जो कि आपका गिवन है, इसका शेप कुछ इस टाइप से है पैराबोलिक। और ये कौन सा इक्वेशन है, y बराबर x², और ये जो है ये आपका √L है जो कि आपको गिवन है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन के अपवार्ड है, ये आपको दिया हुआ है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो यही दिया हुआ है। ए कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप इनिशियली y बराबर x² इज मूविंग विथ वेलोसिटी दैट इज v0I इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे गिवन है कि इसके साथ जो वेलोसिटी है ये मूविंग विथ वेलोसिटी v0, और वेलोसिटी किधर है, x एक्सिस के तरफ है, x एक्सिस के तरफ है इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू इस टाइप से है, ये k डायरेक्शन में है, डॉट यहाँ पे गिवन है, ये डॉट है यानी कि पॉजिटिव k डायरेक्शन में है, और ये मूव कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी है v0I है यानी x एक्सिस की तरफ है। इफ v0, b0 एंड l एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये क्या गिवन है आपको, ये आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड डेल्टा फाई इज पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा फाई इज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन टू एंड्स। अब डेल्टा फाई क्या है, अब डेल्टा फाई आपका है फ्लक्स में चेंज होता क्या है, हम यूजुअली करंट में चेंज कराते हैं जब भी कोई इंडक्टिव सर्किट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, -L/di/dt, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम कराते क्या है, ये आपका इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर हम करंट चेंज कराते हैं। इसका इंडक्टेंस, सपोज दैट इसका इंडक्टेंस L है, इसके अंदर हम करंट का चेंज कराते हैं, तो -L/di/dt, यानी जब करंट का चेंज कराते हैं तो उसके अंदर फ्लक्स का चेंज आता है। फ्लक्स का चेंज यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब करंट का चेंज कराते हैं। तो इसका मतलब हम बता देते हैं, जब हम करंट क्या कराते हैं, वेरी करवाते हैं, मतलब कि उसका फ्लक्चुएशन करवाते हैं। चेंज इन करंट दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, ये चेंज हुआ। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, पी फ्लक्स, डेल्टा फाई चेंज होता है। और जब डेल्टा फाई चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो क्या क्या हुआ, करंट में चेंज हुआ, तो करंट में जो चेंज हुआ उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है। तो वही दिया हुआ है कि डेल्टा फाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द ends, potential difference develops between the ends of wire,
अब इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि चेंज इन बी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स is proportional to length of the wire projected on y axis, मतलब कि इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कह रहा है proportional to the length of the wire projected on the y axis. बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है? इट सेज फ्लक्स चेंज remains same if the parabolic wire is replaced by the straight wire, that is y बराबर x passing through origin initially at the length that is √2l. यानी इसमें क्या कह रहा है कि ये रिमेन सेम हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स में जो चेंज होगा वही होगा जो पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो है वायर कैसा होना चाहिए, यानी ये पैराबोलिक नहीं होना चाहिए, यानी पैराबोला को हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस करके अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन बनाएं पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपका क्या है? y बराबर x विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो इनिशियली एट द लेंथ √2l. अब आपसे क्या कह रहा है? सी पॉइंट और डी पॉइंट कह रहा है कि बीटा का वैल्यू, बीटा क्या है? वैसे भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, v नोट, b नोट, l, बीटा, दिस इज द पॉजिटिव कांस्टेंट. इसमें आपको गिवन है कि डेल्टा फाई का वैल्यू बताइए, यानी कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, करंट चेंज करवाएंगे क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, इसका लेंथ में हम क्या करें, और ये कुछ इस टाइप के शेप आपको दिखा रहा है, तो इसमें आपको ये दिया हुआ है और इसके अंदर जो है ये मूव कर रहा है. अब सिंपल सा बात है, मूविंग क्वाइल. अब इसमें क्या होता है? जब ये मूव करता है तो इसमें हम बात कर रहे होते हैं, जब ये मूव करता है, ये आपका कंडक्टर है और कंडक्टर में इस टाइप का हम बात कर, पहले एक्स एक्सिस की तरफ है. तो जब हम बात कर रहे थे मोशनल ईएमएफ की, तो मोशनल ईएमएफ पे हम पर्सनली बहुत सारा लेक्चर हम ले लिए हैं, ये सब ईएमआई पे. इसमें होता क्या है? तो बहुत सिंपल है, हम क्या कराते हैं? करंट का चेंज करवाते हैं, तो करंट के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है. तो होता क्या है? ये आपका कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब ये मूव कर रहा है, और मूव किधर कर रहा है? वी नोट आई, यानी एक्स एक्सिस की तरफ है. तो जब होता मतलब जब ये मूव कर रहा होता है तो इसके अंदर एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल. ये कैसे होता है? तो मोशन, इसके अंदर जो मोशन है, मोशन के वजह से ये इधर दो पोल बन जाता है, मोशन के वजह से. आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब क्या होगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में होगा, ऐसे नहीं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है तब. अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको बताया गया है. ये ऐसे नहीं कि कोई भी मोशन कर रहा है तो मोशन के वजह से सिर्फ इसमें मोशनल ईएमएफ आता है, नहीं. जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन होता है, जब कंडक्टर मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और वो भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हालांकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा होता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसमें जो मोशनल ईएमएफ है वो भी चेंज करेगा. अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या होता है? इसमें मोशन के थ्रू जो ईएमएफ जनरेट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखे हैं? मोशनल ईएमएफ. और इसका वैल्यू क्या होता है? VBL. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो हर चीज वेरी कर रहा है. बी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन मोशनल ईएमएफ का वैल्यू जो कि VBL होता है. लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, और बीटा क्या है? समथिंग कांस्टेंट. अब इसमें अगर हम वैल्यू निकालें तो V नोट, ये तो I डायरेक्शन में है, V नोट I, B मैग्नेटिक फील्ड है, B नोट 1 + y/l, और इसका पावर बीटा है, और इसका लेंथ. अब ध्यान से देखिए, अब इसका लेंथ को हम यहां से एज्यूम करेंगे, तो ये एज्यूम जो होगा dy, y डायरेक्शन में हम इसका एज्यूम करते हैं, हालांकि इसका शेप तो x डायरेक्शन में भी है. तो इसको हम क्या, ये आपका कौन सा शेप है? ये आपका पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक शेप, यानी कि y = x².
और इसमें लास्ट वाले में y बराबर x से भी रिप्लेस करना है। तो यहां से आपका क्या आ गया, ये आ गया इंटू लेंथ सपोज दैट लेंथ y ले ली। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेंथ जो है मैक्सिमम क्या हो सकता है, 0 से l, तो dy यहां से चेंज करेगा और d से, तो इसको हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। बेसिकली यहां पे आपको क्या गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म हुआ होता, मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता तो क्या हो जाता, सिंपली VVL लिख लेते हैं। वेलोसिटी तो आपको पता ही है x डायरेक्शन में जा रहा है v नोट i से। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आपको पता था और अगर यहां पे यूनिफॉर्म होता, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो सिंपली VVL हो जाता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, यहाँ पे dy चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड y पे डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसको अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे, v नोट, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 प्लस वाई बाय लेंथ l इंटू बी इंटू डी वाई। तो यहां से अगर इसको इंटीग्रेट करें तो आपका क्या आ जाएगा, v नोट b नोट और ये dy का इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, y लेंथ अपर लिमिट l लोअर लिमिट 0 और यहाँ पे प्लस v नोट b नोट। अब इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, बीटा आपको दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे एक्स क्यू का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका पावर 1 ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाय लेंथ l, इसका पावर बीटा प्लस 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है, डिवाइड में भी चला आता है, डिवाइड में बीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, ये i है, इसका डायरेक्शन k है, लेंथ तो आपको पता ही है, तो v क्रॉस b, फोर्स किधर लगेगा तो v क्रॉस b, और v किधर है, v आपका i है, तो i क्रॉस k। अब आपको पता है इसमें हम क्या यूज करते हैं, ये i j k, तो यहाँ पे i j यानी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो यहाँ पे i क्रॉस k है, तो ये आपका वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, i क्रॉस k, k क्रॉस i रहता तो वो j हो जाता, ये आपका माइनस j होगा। तो इसमें अगर ये कहे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा तो माइनस j, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसमें फोर्स लगेगा। तो जब भी इसमें आपको निकालना हो मोशनल ईएफ में कि इसमें डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होता है, v क्रॉस b, इसका डायरेक्शन होता है फोर्स का डायरेक्शन। जब भी इसमें आपको ढूंढना है तो v क्रॉस b, तो v i में है, ये आपका तो i क्रॉस k दैट इज माइनस j का मतलब फोर्स नीचे लगेगा, यानी कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, माइनस j की तरफ, सॉरी माइनस j की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, i क्रॉस k। तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करके आपका क्या आ जाएगा, बहुत इजी सा इसका इंटीग्रेशन होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर रह जाएगा, v नोट, और ये आपका क्या हो जाएगा l, अपर लिमिट पुट कर दीजिएगा कि dy का इंटीग्रेशन सिंपली y हो जाएगा, प्लस वाले में है तो dy का सिंपली क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इसमें फिर प्लस। अब ध्यान से देखिए, ये आपका v नोट, ये आपका b नोट, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, y बाय लेंथ l का पावर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, ये आपका आ जाएगा। अपर लिमिट इसमें भी पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो इसमें अगर आपका आ जाएगा v नोट b नोट l, और ये आपका v नोट b नोट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये b नोट, तो ये तो समथिंग कांस्टेंट है, v नोट प्लस 1, ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा,
एल, अपर लिमिट एल पुट अगर किए तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सिंपली एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो 1 के पावर कुछ भी रहे, तो 1 के पावर कुछ भी रहे तो वैल्यू 1 ही आ जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया। और आपसे पूछ रहा है, अब ध्यान से देखिए, बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करें। बीटा का वैल्यू अगर 0 हो, तो बीटा का वैल्यू अगर 0 हो, क्योंकि बीटा समथिंग कांस्टेंट है, बीटा का वैल्यू अगर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू अगर यहाँ से अगर हम पुट करें 0, बीटा का वैल्यू अगर 0 हो या बीटा का वैल्यू अगर 1 हो, बीटा का वैल्यू अलग है क्योंकि बीटा जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और ये आपका क्या हो गया 1 का पावर समथिंग एल्स, तो 1 का पावर समथिंग एल्स वैल्यू 1 ही होगा, और नीचे बीटा प्लस 1। अब ये आपका आ गया मोशनल ईएमएफ से आप वैल्यू लाएं V नोट L, और ये आपका V नोट डिवाइडेड बाय V नोट प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका आ गया वैल्यू। और यही आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा इट इज ए प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ऑफ कोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, लेंथ के प्रोपोर्शनल तो आपको दिख ही रहा है, यानी कि इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो ऑफ कोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब बीटा का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं, तो बीटा का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं, ये वाला चला जाएगा, ये भी आपका ऊपर भी बीटा ही है, हाँ, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये चला जाएगा, ये आपका, तो सी इज रॉन्ग ऑप्शन। बीटा का वैल्यू अगर 2 पुट कर देते हैं, बीटा का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 जब पुट कर देंगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर 2/3 V नोट, तो ये आपका 2/3 यहाँ से आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ से निकाल लें, यहाँ पे आप 3 लिख दें, और ये आपका क्या हो जाएगा V नोट, और लेंथ L ही ले लेते हैं, लेंथ तो L ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि D इज राइट ऑप्शन। बीटा का वैल्यू इसमें 2 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो 4/3, और ये आपका V नोट और लेंथ L, ये तो चलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अपर लिमिट जब L रखेंगे तो L से L, हाँ, तो ये आपका चलता रहेगा, L लेंथ इसमें L जो है वो चलता रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा D आ जाएगा, और C नहीं आएगा, C इज रॉन्ग ऑप्शन। बीटा का वैल्यू 0। अब आप ध्यान से देखिए, B का वैल्यू अगर देखें, इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑन y एक्सिस। क्या ये y एक्सिस के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा? अब ध्यान से देखिए, ये प्रोपोर्शनल भी है और नहीं भी है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो प्रोपोर्शनल नहीं है, ये वाला प्रोपोर्शनल है लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो सिंपल सा बात है, एक प्रोपोर्शनल है, एक प्रोपोर्शनल नहीं है। डी वाई का इंटीग्रेशन आया वाई और अपर लिमिट, और यहाँ पे भी एक डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो अपर लिमिट यहाँ पे भी एल एक चलता रहेगा। तो ये बीटा का वैल्यू अगर 2 पुट कीजिएगा तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन इसलिए सही होगा कि इट इज अ प्रोपोर्शनल टू द प्रोजेक्टेड, यानी कि ये वाई, यहाँ पे ये आया एल लेंथ, और एल लेंथ का मतलब, अब ध्यान से देखिए, जो वाई एक्सिस है उसके प्रोपोर्शनल है, यानी ऑफ कोर्स ए इज राइट ऑप्शन। अब ध्यान से देखिए, बी क्या कह रहा है कि फाई रिमेन सेम। अब इसका जो डायरेक्शन है, मतलब वायर अगर पैराबोलिक था तो ये बात किए कि इधर वाई एक्सिस की तरफ सब बात कर रहे थे डी वाई, और इसका लेंथ जो है मिनिमम 0, मैक्सिमम क्या है। अब ये इसमें अगर मिनिमम लेंथ यहाँ से डी वाई एक एलिमेंट लिए, क्योंकि इसमें क्या चेंज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि वाई का फंक्शन था। यहाँ पे अगर कांस्टेंट होता तो मोशनल ईएफ में वीवीएल हो जाता,